दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल की टेक्नीशियन की जो भर्ती 2020 में अभी रिसेंटली आई हुई है, इसके लिए हम एक नई और अलग पहल कर रहे हैं, एक अलग शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित हर दिन 25 एमसीक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी डेली डोज के नाम से आपको हर दिन 25 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों यदि आपका भी सपना यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल में जाना है तो इस सीरीज़ के साथ आप ज़रूर जुड़ें और रेगुलर इन सभी वीडियो को आप देखें, क्योंकि लगभग 1000 से 1500 के बीच में क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, जो कि सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को हम विस्तार से एक्सप्लेन भी करेंगे। इसलिए एक क्वेश्चन में आपको एक से अधिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। एक साथ आपके कई क्वेश्चन इसमें कवर होने वाले हैं। दोस्तों चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप जरूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें आप। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पूर्ण चालक का आंतरिक प्रतिरोध होता है जबकि एक पूर्ण अचालक की आंतरिक चालकता होती है। यानी प्योर कंडक्टर का रेजिस्टेंस पूछा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और प्योर इंसुलेटर की इंटरनल कंडक्टेंस पूछा है। देखो दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत पूछी गई है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए आंसर सेम आता है, ये भी ध्यान रखें आप। पूर्ण चालक का मतलब है कंप्लीट और 100% चालक। ऐसे चालकों का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है, चालकता इनकी अनंत होती है। इसी तरह से एक पूर्ण इंसुलेटर की आंतरिक चालकता 0 होती है और इनका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। हालांकि दोनों ही पूर्ण संभव नहीं है, आदर्श संभव नहीं है, फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आंसर हमें देना होगा। यानी आंतरिक प्रतिरोध 0 और आंतरिक चालकता 0, तो अपना आंसर अभी होगा ए 0 0। वहीं अगर अपने इनसे अपोजिट क्वेश्चन होता, यानी पूर्ण चालक की आंतरिक चालकता और पूर्ण अचालक का आंतरिक प्रतिरोध, तो फिर बी हो जाता अनंत अनंत। यानी दोनों क्वेश्चन को आप जरूर कवर करें, याद रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वार्निंग साइन की शेप कैसी होती है, आकृति कैसी होती है। सुरक्षात्मक चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं और 3 तरह की आकृति मोस्टली हमें इनमें देखने को मिलती है। हालांकि चौथी आकृति भी होती है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं प्रोहिबिटेड यानी निषेधात्मक, और मैंडेटरी यानी सकारात्मक यानी पॉजिटिव साइन जो होते हैं, उनका अगर बात करें तो वो सर्कुलर यानी वर्ताकार होते हैं। इसी तरह से चेतावनी चिन्ह या सचेतक यानी वार्निंग वाले जो साइंस होते हैं, उनकी ट्राइएंगल यानी त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं और ये हमेशा काले रंग के बने होते हैं, ये भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट अपना इंफॉर्मेटिव यानी सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं वो वर्गाकार या आयताकार आकृति में होते हैं। तो अभी अपना आंसर तो बी रहेगा, त्रिभुजाकार आकृति इनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल के सिरों को लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। इसको केबल टर्मिनेशन भी बोलते हैं। कोई भी एल्यूमिनियम या कॉपर की केबल जब कनेक्ट की जाती है, किसी टर्मिनल बॉक्स में उसको लगाया जाता है, तो नट बोल्ट पर कसने के लिए केबल के आगे के भाग पर एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको लग कहते हैं। उस लग को दबाने के लिए यानी उसको कंप्रेस हम करते हैं, उसके लिए जिसका उपयोग करते हैं उसका नाम क्रिम्पिंग टूल है, सी ऑप्शन आएगा। वायर स्ट्रिपर तार से इंसुलेशन हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। वायर गेज तार का साइज नापने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्लायर आता है तार को काटने या मोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज 200 वोल्ट का एसी परिपथ जिसमें 10 एम्पियर की धारा है,
1000 वाट का पावर कंजप्शन करता है, इसका पावर फैक्टर कितना होगा। यानी शॉर्ट में बताऊं कि पी, वी और आई दे रखा है और पावर फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। सिंगल फेज एसी परिपथ में P बराबर वी आई कोस फाई होता है। जब हम कोस फाई का मान कैलकुलेट करेंगे तो पावर में V बटे आई का V इंटू आई का भाग देंगे। देखो पावर है 1000 वाट, वोल्टेज है 200, धारा का मान है 10 एम्पियर। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये उत्तर आएगा अपना 0.5। क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। दोस्तों आसान क्वेश्चन है लेकिन यूपीपीसीएल के लिए इम्पोर्टेंट बहुत है। आप प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन का लेवल यही था और ये हमें इजी लगता है। जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम के प्रेशर से ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। इसलिए सीरियसली आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ें, इसी तरह से पढ़ें, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका बेसिक और नॉर्मल आप तैयारी करते हैं वैसे ही करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित 3 फेज इंडक्शन मोटर 1440 आरपीएम पर रोटेट कर रही है, परसेंटेज स्लिप की गणना कीजिए। देखो प्रतिशत स्लिप की गणना करने से पहले हमें सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड के बिना हम स्लिप की गणना कर ही नहीं सकते। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला F इंटू 120/P होता है। फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और पोल दिए हैं 4। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 1500 आरपीएम। मोटर चलना किस गति पर चाहिए था, 1500 आरपीएम पर। तो प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला क्या है, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100, राइट। देखो सिंक्रोनस गति कितनी, 1500, रोटर गति कितनी, ये ध्यान रखें सवाल में दी हुई स्पीड हमेशा रोटर स्पीड ही होती है। हमें कैसे पता लगा होगा, हमने टेकोमीटर लगाया, टेकोमीटर से मापन किया, इसलिए जो एक्चुअल स्पीड थी वो बताई जाती है। क्वेश्चन में हमेशा वास्तविक स्पीड ही दी होती है। तो इसमें 1500 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये माइनस करेंगे तो 60 आएगा और कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 4%। प्रतिशत स्लिप का मान कितना है, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में प्रदर्शित परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में से 2 एम्पीयर धारा प्रवाह हो रहा है, 3 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज कितनी होगी। क्वेश्चन देखो ये एक सर्किट डायग्राम हमें दिया गया है स्क्रीन पर, आई थिंक सबको अब दिखाई दे रहा है। ये 10 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला, इसमें से 2 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है। हमें ये कहा गया है कि इस 3 ओम वाले पर ड्रॉप बताओ कितनी है, मतलब इसको कितने वोल्ट मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक नहीं 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। एग्ज़ाम में हमसे कुछ भी वो पूछ सकता है। डायग्राम देने का उद्देश्य ये था कि आपको इससे संबंधित हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करवा दिया जाए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले यदि हम, ज़रूरत भी पड़ेगी, हम ये मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सप्लाई वोल्टेज, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे, R2 इंटू I2, इस धारा और इस प्रतिरोधक को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ अपने पास प्रतिरोधक है वोल्टेज सप्लाई वाली आ जाएगी। 10 ओम प्रतिरोध है, 2 एम्पीयर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आया 20 वोल्ट। यानी 20 वोल्ट R2 को मिल रहा है। मान लेते हैं इसको R3 मान लीजिए, 1 2 यहाँ से मान लेते हैं, या इसको R1 मान लेते हैं। जब इसको 20 वोल्ट मिल रहा है तो ये श्योर हो गया सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट। इन दोनों को कितनी मिली, 20 वोल्ट। यानी 2 ओम और 3 ओम के जो 2 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनको 20 वोल्ट मिला, तो हम इनकी करंट कैलकुलेट कर देंगे, है ना। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इन दोनों का, 5 ओम। 20 वोल्ट को 5 से डिवाइड करेंगे, करंट आएगा 4 एम्पियर। इस 3 ओम प्रतिरोधक में से धारा कितनी चल रही है, 4 एम्पियर। इससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 वोल्ट उत्तर आएगा। यानी इस 3 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्ट कितने हैं, 12 वोल्ट है। इस पर कितने हैं, 8 वोल्ट। इस पर कितने हैं, 20 वोल्ट। सप्लाई कितनी है, 20 वोल्ट। यहाँ करंट कितना चल रहा है, 2 एम्पीयर। यहाँ करंट कितना चल रहा है, 4 एम्पीयर। अब देखो इसको डायरेक्ट भी अगर आप निकालना चाहो तो इन दोनों का रेजिस्टेंस का अनुपात देखो, इस और इस भुजा में, यहाँ 5 ओम है या 10 ओम है। रेजिस्टेंस 1:2 है तो धाराएँ कितनी होगी, 2:1 होगी।
यहाँ 2 एम्पियर करंट है तो यहाँ कितनी हो गई 4 एम्पियर, डायरेक्ट भी कर सकते थे। खैर अभी अपना आंसर रहेगा डी 12 वोल्ट। और आर अगर 2 ओम वाले पर होता तो 8 वोल्ट सप्लाई का होता तो 20 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि समांतर संयोजित 2.5 वोल्ट और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 2 सेल हैं और यदि इनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय सर्किट में से करंट कितना फ्लो होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2.5 वोल्ट 0.5 ओम 2 सेल है ऐसे, समांतर में वो जुड़े हुए हैं। यहाँ से जो लोड रेजिस्टेंस हमने लगाया था वो शॉर्ट हो गया, बाईपास हो गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही आपस में शॉर्ट हो चुके थे। करंट की वैल्यू कितनी होगी। देखो धारा इसमें अनंत कभी नहीं होती है, ये तो ध्यान रखें, क्योंकि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध उसमें था, इसलिए सेल के मामले में शॉर्ट सर्किट में कभी अनंत धारा नहीं मानते। वोल्टेज तो पैरेलल में है तो समान ही रहेगी ना, समांतर में वोल्टेज तो बढ़ता नहीं है 2.5 वोल्ट, लेकिन समांतर क्रम में प्रतिरोध घट करके कम हो जाता है। 0.5 ओम एक सेल का था, हमारे पास कितने हैं 2, दोनों का आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा 0.25 आएगा। जब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे ना तो अपने पास आंसर आएगा 10 एम्पियर। यानी जब सर्किट शॉर्ट होगा ना तो इस कम्बिनेशन से करंट कितनी फ्लो होगी 10 एम्पियर चलेगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट जो है वो किस धातु की होती है। सोल्डरिंग आयरन किसी भी जॉइंट पर टांका लगाने के लिए उपयोग में लेते हैं। इससे जोड़ की यांत्रिक मजबूती बढ़ती है और वैद्युतिक चालकता उत्तम हो जाती है। सोल्डरिंग उसमें सिद्धांत पर आधारित होती है, तो इसकी बिट आगे का जो हिस्सा है वो कॉपर का होता है। क्वेश्चन की आंसर अपना ए रहेगा कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर धारा पर डीसी सीरीज मोटर 100 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। जब आर्मेचर धारा को हम 2.5 एम्पियर कर दें तब टॉर्क कितना होगा, जब हम 10 एम्पियर कर दें तब टॉर्क कितना होगा। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का क्वेश्चन जब भी आए तो हमें टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, इसी सिद्धांत को अपनाना है। आंसर इसी के अकॉर्डिंग देना होता है। टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। देखो जब धारा को हमने आधा किया तो टॉर्क 1/4 होगा, जब धारा को हमने 2 गुना किया तो टॉर्क 4 गुना होगा। सीधा सीधा उत्तर आएगा, यानी 100 न्यूटन मीटर था, 2.5 एम्पियर धारा पर तो हो जाएगा 25, और 10 एम्पियर धारा पर 4 गुना यानी 400 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन का आंसर अपना क्या रहेगा सी, 25 न्यूटन मीटर 400 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन से फ्री है, चुंबकीय और यांत्रिक कंपन से मुक्त मोटर कौन सी है। तो स्ट्रेसिस मोटर है, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का होता है। नॉइसलेस ऑपरेशन इसमें होता है, शोर रहित परिचालन होता है। इसके रोटर पर ना कोई टीथ होता है, ना कोई स्लॉट होते हैं, ना कोई वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, 3 फेज मोटर रिवाइंडिंग में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी है। सर्वाधिक जिस वाइंडिंग का उपयोग हम करते हैं वो कंसेंट्रिक वाइंडिंग है, जिसमें एक समूह की सभी कॉइल का केंद्र एक समान स्लॉट में होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यूरेका तार का उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन देखने से आप सबको याद आ जाएगा। यूरेका स्टार्टर बनाने में काम में आता है या फिर प्रतिरोधक बनाने में काम में आता है, ऐसा ऑप्शन होता। तो स्टार्टर का भी हमारा उद्देश्य प्रतिरोधक ही होता है। वाइंडिंग में सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होती है, अर्थिंग में जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर होता है, और हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का होता है जो निकल क्रोमियम की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफईटी किस प्रकार की युक्ति है। पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये बीजेटी से बड़ी भिन्न होती है। बीजेटी का पूरा नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि बीजेटी धारा चालित युक्ति है। एफईटी और बीजेटी में कई सारे अंतर होते हैं, इनकी क्लास थ्योरी की लगी हुई है, आप उनको
ज़रूर देखें। बीजेटी का इनपुट प्रतिरोध लो है, एफईटी का इनपुट प्रतिरोध बहुत हाई होता है। एफईटी वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल में आवरण क्यों किया जाता है। यूजी केबल्स जो होती है उनमें आवरण को इंग्लिश में बोलते हैं सीथ, और यह पूरा होता है मेटालिक सीथ, धात्विक कवच बोलते हैं। शीशे या शीशे की मिश्र धातु का होता है, यानी लेड या फिर लेड एलॉय से बनी होती है, और इसका उद्देश्य होता है कोर को नमी से सुरक्षा प्रदान करना। शीशा नमीरोधी है, जो भी नमी यानी मॉइस्चर बाहर से आता है तो उस मॉइस्चर को वो ऑब्जर्व कर लेता है और कोर तक नहीं पहुंचने देता। यांत्रिक सुरक्षा के लिए हम आर्मरिंग लगाते हैं और ये गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फ्लड लाइट का किस काम में उपयोग नहीं किया जा सकता। फ्लड लाइट समझ गए क्या? ऐसी लाइट होती है जिसमें चमक अधिक होती हो, प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो। तो फ्लड लाइट स्टडी के लिए काम में नहीं ले सकते, बाकी सभी काम के लिए हम उपयोग में उसको ले सकते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए भी ले सकते हैं, इंडस्ट्री में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और डेकोरेशन के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्टडी के लिए उपयोग उसका नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोधक पर यानी रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर है, उस पर कलर कोड क्रमशः येलो, वॉयलेट, ब्लू और गोल्डन है। पीला, बैंगनी, नीला और सुनहरा है। इसका प्रतिरोधक मान कितना होगा? देखो दोस्तों, क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन देख लिया करो ऐसे प्रश्नों का। अब हम देख रहे हैं कि 4747 सब में है, तो फर्स्ट दो लेटर को तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 47 ही आएगा। फिर टॉलरेंस दिया हुआ नहीं है तो फोर्थ को भी आप छोड़ दीजिए, बचा अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक बीच वाला, बस उसकी कैलकुलेशन कर लो, सिंपल सी बात है। और उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, आपको वो कलर कोड वाले टेबल शॉर्ट में उसको याद रखना पड़ेगा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें भी आपको अब ब्लू की ओर जाना होगा। ब्लू होता कौन सा है? तो ब्लू होता है यहाँ वाला, है ना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आएगा। 6 का मतलब होता है 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा, यानी 47 मेगा ओम इसका आंसर होगा। याद रखें, ऑप्शन से कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करने में आसानी हो जाती है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों की आप ऑप्शन भी देख सकते हो, ताकि फर्स्ट दो लेटर को हल ना करना पड़े, थर्ड को भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। देखो, वैसे हम सब जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। किसी भी अचालक की अचालक सहन करने की मैक्सिमम सीमा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। किलो वोल्ट प्रति mm में नापी जाती है। दो बातें होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जो किलो वोल्ट पर mm में होती है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, फिर इसकी कोई इकाई नहीं होती है, डाइलेक्ट्रिक नियतांक बोलते हैं इसको, जिसमें वायु निर्वात की इकाई मानते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये एक अचालकों के संदर्भ में होती है। और जो इंसुलेटर मटेरियल यानी विद्युतरोधी पदार्थ जो होते हैं उसी को हम पेरा वैद्युतिक पदार्थ बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी बड़े पावर स्टेशन में अर्थ का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। बड़े पावर स्टेशन में 0.5 ओम का होता है। सामान्यतः अर्थिंग का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए, और बहुत छोटे इक्विपमेंट के मामले में 2 ओम का प्रतिरोध भी चलेगा। यानी बड़े पावर स्टेशन शब्द जब भी आता है तो उसमें अर्थिंग का प्रतिरोध 0.5 ओम होना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पूर्ण भार पर परिचालित 3 फेज मोटर में लगभग नगण्य हानि कौन सी है। कौन सी हानि को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं यदि मोटर फुल लोड पर चल रही हो। देखिए, फुल लोड पर मोटर में रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम होती है। वो कितनी होती है? S/F उसके लिए फॉर्मूला होता है, अंशीय स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब जितनी स्लिप होती है, मान लीजिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो इंडिया में 50 हर्ट्ज ही होती है, तो जितनी स्लिप होती है उसका भी हाफ रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है।
इसलिए आयरन लॉस जो है, क्योंकि आयरन लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेड होता है, तो पूर्ण भार पर रोटर लोहे हानियों को हम हमेशा नगण्य मानते हैं। रोटर कॉपर लॉस की तो गणना हो जाएगी, कैसे होगी, अनसीएस स्लिप इनटू रोटर इनपुट से हो जाएगी। स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर आयरन लॉस, इनकी कैलकुलेशन होगी। रोटर के आयरन लॉस को नगण्य मानते हैं क्योंकि पूर्ण भार पर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप बहुत कम होती है, इसलिए रोटर फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम होता है, इसलिए हम लोहे हानियाँ रोटर वाली को नगण्य कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निकिल आयरन सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH से इसको दर्शाते हैं। याद रखना, इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर रेजोनेंट सर्किट में कुल प्रतिबाधा की गणना कैसे होती है जब अनुनाद परिपथ हो जाता है। कब होता है, XL और XC का मान बराबर हो। समांतर में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो तो पैरेलल रेजोनेंट परिपथ वो कहलाता है। और ऐसे में इम्पीडेंस गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है L/RC, यानी इंडक्टर बटे प्रतिरोध इनटू कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला अपनाएंगे और इम्पीडेंस की गणना कर देंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 4 पोल AC मशीन में यांत्रिक डिग्री का मान 2 डिग्री है, इसका वैद्युतीय कोण कितना होगा। देखो, यांत्रिक डिग्री का मान अगर 2 डिग्री दे रखा है तो हमें वैद्युतिक डिग्री में मान देखना होगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एक देसी सा मान याद रखें कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन टोटल मैकेनिकल डिग्री। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला होता है कि 180 इंटू पोल, 180 इंटू पोल। और किसी भी मशीन के मामले में कुल यांत्रिक डिग्री हमेशा पहले से निर्धारित होती है, उसका मान 360 डिग्री होता है। 180 इंटू 4/360 जब हम करेंगे तो ये अपना उत्तर आएगा 2 डिग्री। यानी कि एक यांत्रिक डिग्री अगर हो तो 2 वैद्युतिक डिग्री है। जब 2 यांत्रिक डिग्री है तो वैद्युतिक डिग्री कितनी होगी, 4 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा, यांत्रिक डिग्री और वैद्युतिक डिग्री में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऊर्जा मापी का स्थिरांक 1500 चक्र प्रति kWh है, 20 चक्र पर ऊर्जा का मापन कितना होगा। देखो, 1500 चक्कर जब वो काटता है तो वो 1 kWh यानी किलोवाट घंटे देता है। हम दोबारा लेते हैं, लाइन ध्यान से समझिएगा। जब वो 1500 चक्कर उसका डिस्क काटता है तो वो 1000 वाट इंटू 1 घंटे स्थिरांक यूनिट देता है। दोबारा लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब वो 1500 चक्कर काटता है तो वो 1000 वाट और 60 मिनट रीडिंग देता है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1000 वाट 60 मिनट यानी 6000 वाट मिनट हो गया। तो इस कैलकुलेशन को लो, जब एक चक्कर होगा तब कितना हो जाएगा, फिर जो अपना 60,000 था 1500 से डिवाइड कर दो। हमें 20 चक्कर का निकालना है, 20 चक्कर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, 40 इंटू 20 800 वाट मिनट। क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, 800 वाट मिनट का उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वोल्टमीटर को यदि परिपथ के सीरीज में लगा दिया जाए तो क्या होगा। सबसे अच्छी बात कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्टमीटर हो तो अनंत प्रतिरोध होता है, इसलिए मीटर जलेगा नहीं, ये तो ध्यान रखें। इतना अधिक प्रतिरोध है कि परिपथ में न के बराबर धारा प्रवाहित होती है, इसलिए परिपथ एज ए ओपन सर्किट बिहेव करने लग जाता है। कैसा कार्य करेगा, एक ओपन परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मशीनों में डैम्पिंग कॉइल के तहत 3 फेज वोल्टेज को संतुलित बनाए रखने में सक्षम है। सिंक्रोनस मशीनों में डैम्पिंग लगाई जाती है हंटिंग से प्रोटेक्शन के दौरान। हंटिंग से सुरक्षा के लिए हम डैम्पिंग कॉइल का उपयोग करते हैं, और हंटिंग होती है भार में क्षणिक परिवर्तन आना। जब भार में अचानक परिवर्तन यानी वेरिएशन आते हैं तब, तो उसका उद्देश्य है वोल्टेज को बैलेंस बनाए रखना। तो ये होता है अनबैलेंस लोड की पोजीशन, यानी जब भार अनबैलेंस हो, उतार चढ़ाव उसमें आता है, भार में वेरिएशन आता है, तब डैम्पिंग वाइंडिंग सक्रिय होती है और वो वोल्टेज को बैलेंसर बनाए रखने में
सहयोग करती है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों को आगे शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।